नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दृष्टिकोण संस्थान के इस YouTube चैनल में। हमारी यह आरएस परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए बनाई गई विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला है और इस व्याख्यान श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था का। और इस भारतीय अर्थव्यवस्था की व्याख्यान श्रृंखला में हमारा आज का जो यह इकाई 2 का व्याख्यान है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य परिचय, इस सामान्य परिचय का यह आज दूसरा व्याख्यान है। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने यह समझा था कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र के प्रकार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। आज हम यह समझेंगे कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था को किन किन मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वैसे दुनिया में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जितने भी देश हैं, उनका कोई निश्चित पैमाना नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग मानदंडों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि कुछ अर्थव्यवस्थाओं को हम राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर विभाजन करते हैं, तो कुछ का हम विभाजन करते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, जिसे हम आय के आधार पर विभाजन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक विभाजन जो होता है वह होता है कि विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर एक नियोजन के आधार पर भी विभाजन अर्थव्यवस्थाओं का किया जाता है। और एक विभाजन होता है विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों के आधार पर, अर्थात जो दुनिया के देश हैं उनका साथ उस किसी देश की व्यवस्था का संबंध कैसा होता है, अर्थात विश्व के अन्य देशों के साथ अंतर संबंधों के आधार पर। इसके अलावा विभाजन जो होता है वह व्यापार के आधार पर और व्यापार शेष के आधार पर भी इसका विभाजन हम करते हैं। और एक होता है कि निर्भरता के आधार पर, कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वह दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर है या नहीं। तो आज यह हम सारा इस आज की अपनी जो लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर है, इसमें हम ये समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो हम ये सबसे पहले ये समझेंगे कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे होता है। तो आज का अपना टॉपिक है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहला इसमें हम लेते हैं कि राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर। पहला प्रकार है वह राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर। हमने ये समझा था कि इकोनॉमी जो होती है वह किसी जगह को या किसी स्थान को, किसी ज्योग्राफिकल एरिया को बताती है। और इकोनॉमिक्स जो होता है वह अध्ययन होता है, वह शास्त्र होता है जो हमें ये बताता है कि जहाँ पे कोई आर्थिक समस्या होती है उसका कारण क्या है, उसके सिद्धांत होते हैं, वह हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इन शास्त्र जो नियम होते हैं अर्थशास्त्र के, इनका जो व्यवहारिक प्रयोग जहाँ हम करते हैं वह हमारे लिए अर्थव्यवस्था होती है।
और हमने यह भी समझा था कि अर्थशास्त्र है वह यह होता है, उसमें अपन ने समझा था कि हमारे पास में जो संसाधन हैं वह लिमिटेड होते हैं और हमारी इच्छाएं होती है वह अनलिमिटेड होती है। और इनके बेस पे हमने यह समझा कि अपने पास निश्चित लिमिटेड रिसोर्सेज से हम हमारी अनिश्चित और असीमित इच्छाओं की पूर्ति कैसे करें, जिसमें हमारे सामने ये आया था समस्या, हमारे सामने चयन की समस्या आई थी और उस चयन की समस्या का समाधान हम अर्थशास्त्र में करते हैं। तो अब जो दुनिया है, इस विश्व में अनेक जोग्राफिकल एरियाज हैं जो हर देश को व्यक्त करते हैं। तो जिस प्रकार देश होता है, हमने ये समझा था कि व्यक्ति, समाज और सरकार के सामने वह अर्थशास्त्र वह होता है कि वह अपने सीमित संसाधनों के द्वारा और उन संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग किस प्रकार का करे ताकि वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। तो इसी विचारधारा जो ये हमारी अर्थशास्त्र की परिभाषा थी, तो अर्थशास्त्र की इस परिभाषा को हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के लिए समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हर देश होता है उसके सामने वही मतलब समस्याएं होती है। तो एक देश के सामने यह समस्या उपस्थित रहती है, जिस प्रकार एक व्यक्ति जो हमने उदाहरण में लिया था कि वह व्यक्ति क्या होता है, वह उत्पादक होता है। इसी प्रकार जो एक देश होता है, एक इकोनॉमी होती है, उसके सामने तीन समस्याएं मुख्य रहती है कि वह क्या उत्पादन करे, व्हाट टू प्रोड्यूस, और दूसरी होती है कैसे उत्पादन करे, हाउ टू प्रोड्यूस, और एक होती है किसके लिए उत्पादन करे, फॉर होम प्रोड्यूस। तो ये तीन जो है ये केंद्रीय समस्याएं होती है, इन्हें कहते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो हर देश के सामने होती है। इसके अलावा हम दो और भी होती हैं जो इनको सहायक के रूप में हम देख सकते हैं। एक होती है कि एफिशिएंट यूज ऑफ यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात जो संसाधन होते हैं उनका कुशलतम उपयोग किस प्रकार से वह करे। और दूसरा, इसके अलावा एक जो पांचवा होता है कि वह अपने संसाधनों का डेवलपमेंट करता रहे। तो ये पांच कारक होते हैं। इन पांच कारकों के आधार पर जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं को सोल्व करने की मतलब हर देश की एक जो विचारधारा होती है वह अलग अलग होती है। जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, इसके लिए सबसे पहले उस देश को अपने संसाधनों को, जिस प्रकार एक उत्पादक सोचता है कि वह क्या उत्पादन करे। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे, किस तकनीक का प्रयोग करे। जब उसने यह चयन कर लिया कि मुझे इसका उत्पादन करना है, फिर हमारे सामने समस्या आती है कि कैसे उत्पादन करे। कैसे उत्पादन से यहाँ मतलब है कि वह किस तकनीक का उपयोग करे। एक हमारे पास तकनीक जो होती है वह होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें श्रम अधिक होता है एक में, और एक में होती है कैपिटल, मतलब उसमें पूंजी की अधिकता होती है। तो किस प्रकार, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, वह कैसे उत्पादन करे। फिर तीसरी समस्या आती है कि फॉर होम, किसके लिए उत्पादन करे। क्यों कि हर चीज का उत्पादन का एक वर्ग निश्चित होता है कि वह उच्च वर्ग का उत्पाद है, मध्यम वर्ग का है या निम्न वर्ग का है। उदाहरण के लिए जैसे चावल है, चावल जो मध्यम वर्ग के लिए होगा वो 50 रुपये से 100 रुपये किलो की रेंज का होगा, निम्न का होगा वो 50 से लेके 20 रुपये की रेंज का होगा, और उच्च वर्ग के लिए वह 100 से 200 रुपये की रेंज का होगा। तो यह उसके लिए हो गया हाउ टू प्रोड्यूस, वह कैसे उत्पादन करे और क्या उत्पादन करे। इसमें यह होता है कि वह निश्चित करे कि उसे मतलब एक उदाहरण के लिए जैसे किसान है तो वह अपने भूखंड पे किसका उत्पादन करे, और कोई उद्योगपति है तो वह किस उद्योग को लगाए और किस उत्पादन को वह करे, और फॉर होम किसके लिए करे। तो ये तीन बेसिक समस्याएं होती है, और दो जो मैंने आपको बताई, यूटिलाइजेशन ऑफ एफिशिएंट रिसोर्सेज का एफिशिएंट रूप से किस प्रकार से वो उनका उपयोग करते हैं, और इसके अलावा संसाधनों का विकास करते रहे। तो ये पांच जो मुख्य तीन और जो दो एक समस्याएं हैं, यही हर देश के सामने उपस्थित रहती है, और उनको समाधान करने के लिए हर देश की अलग अलग विचारधारा होती है। उसमें एक सरकार की भूमिका होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह विचारधारा है। इसके आधार पर जो ये अर्थव्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण है, उसमें राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर हम करते हैं।
क्यों कि सरकार की भूमिका रहे या नहीं रहे। एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा हुआ कहती है कि भाई उसमें सरकार की भूमिका नहीं होनी चाहिए, एक विचारधारा कहती है कि उसमें सरकार की भूमिका होनी चाहिए। तो ऐसी जो व्यवस्था जो यह कहती है कि सरकार की भूमिका नहीं होनी चाहिए, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जो वह विचारधारा जो यह कहती है कि राज्य सरकार की भूमिका होनी चाहिए, वह समाजवादी विचारधारा है। तो मुख्य रूप से हम जो राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन करते हैं, वह दो रूप में होता है, एक पूंजीवादी विचारधारा और एक समाजवादी विचारधारा। इसमें हमारे सामने एक हमारे पास में आ जाएगी पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस बेस पे आधारित जो व्यवस्था है उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका स्वीकार नहीं की जाती। इसको हम समझते हैं, जैसा कि हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स के जो फादर जो एडम स्मिथ हैं, उन्होंने उनका यह मानना था, जो एडम स्मिथ थे उनका यह मानना था कि जो उत्पादन होता है, मतलब सरकार की जो अर्थव्यवस्था में भूमिका है वह नहीं होनी चाहिए, अर्थात हस्तक्षेपवादी नीति सरकार को अपनानी चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस। उसे इस सिद्धांत को जो एडम स्मिथ ने दिया उसे हम लेसर्स फेयर के नाम से भी जानते हैं। उनकी एक वो थ्योरी थी लेसर्स फेयर। इसे हम लेसर फेयर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात सरकार को मतलब अर्थव्यवस्था के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि किसी वस्तु का प्रोडक्शन कौन करे, सरकार का भूमिका इसमें नहीं होती। तो किसी भी वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट होती है तो उसका निर्धारण कौन करता है और उसमें क्या क्या कारक इसमें होता है। तो मुख्य रूप से इसमें जो होता है कि जो इस व्यवस्था के लक्षण जो हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, उसमें हमें देखने को मिलता है निजी क्षेत्र का स्वामित्व। यहाँ होगा निजी क्षेत्र का स्वामित्व, क्योंकि यहाँ पे सरकार की भूमिका नहीं है। और जब निजी क्षेत्र के लिए जो काम होगा तो उसमें जो उद्देश्य होगा वह अधिकतम लाभ का उद्देश्य होगा, अधिकतम लाभ का उद्देश्य। अर्थात यहाँ जो उत्पादन होगा उसमें निजी लाभ के साथ में ही अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, यह इस प्रकार की व्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण होता है। साथ में इसमें क्योंकि यह भी रहता है कि ग्राहक की जो कस्टमर, जो कंज्यूमर है, उसकी संतुष्टि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और साथ में ही इसमें यह भी रहता है कि हमारे को जो मतलब एक कीमत तंत्र, बाजार में जो कीमत तंत्र, एक कीमत मैकेनिज्म इसमें पाई जाती है, कीमत तंत्र। प्राइस मैकेनिज्म होती है। इसका मतलब प्राइस मैकेनिज्म से मतलब यहाँ पे ये होता है कि कीमत का निर्धारण, जो इसमें जो कीमत का निर्धारण जो होता है, कीमत का निर्धारण, कीमत का निर्धारण यहाँ पे राज्य सरकार नहीं करके, कीमत का निर्धारण मांग और आपूर्ति, अर्थात मांग और आपूर्ति के आधार पे होता है। यह होता है जो इसे हम प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं कि जो जितनी मांग है, जितनी मांग है उसी के हिसाब से आपूर्ति होगी। यही आपकी जो डिमांड और जो सप्लाई है, यही तय करेंगे आपके पास में प्राइस की वैल्यू। ऐसा मतलब इस व्यवस्था के अंदर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होना और
अधिकतम लाभ का उद्देश्य होना। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था का मतलब इसमें यह हो जाएगा कि आपको इसमें प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, कंपटीशन की भावना होती है, क्योंकि यहाँ पे निजी लाभ होता है। तो यहाँ प्रतियोगिता की स्थिति हमेशा बनी रहती है, कंपटीशन की भावना होती है। प्रतियोगिता की स्थिति होने के कारण यहाँ पे मतलब निजी लाभ का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नए नए नवाचार होते हैं, नई नई तकनीक का प्रौद्योगिकी को नई खोल दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको नवाचार, इनोवेशंस देखने को मिलेंगे, रिसर्च होती रहेगी, और इसके साथ में ही आपको यहाँ पे मतलब जो उन्नत प्रौद्योगिकी भी देखने को मिलेगी। और इन सब का परिणाम क्या होता है? इन सब का परिणाम ये होता है कि ऐसी जो अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देश हैं, इस विचारधारा को अपनाने वाले जो देश हैं, वहां पे हमारे को आर्थिक विकास, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास की दर है वह अधिक होगी। आर्थिक विकास की दर इसमें आपको अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन की भावना है, कीमत तंत्र कंपटीशन के बेस पर निर्धारित होता है, और निजी लाभ की बात इसमें होती है। तो यह मतलब जो हमारा क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। अब इस व्यवस्था का जो मतलब ये लाभ है कि इसमें आर्थिक विकास की दर है, सारे मतलब इसके जो प्लस गुण हैं, लेकिन इस व्यवस्था की जो मतलब कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। वह क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे असमानता, असमानता यानी इनइक्वलिटी, आपको इनइक्वलिटी इस व्यवस्था में देखने को मिलती है। इनइक्वलिटी का मतलब यहाँ अमीर और गरीब के बीच जो अंतर है वह बढ़ता जाता है, क्योंकि सारा लाभ होता है वह ओनर के पास में होता है। तो ये जो व्यवस्था थी इसके इतने लाभ थे, तो इसमें कुछ कमियां भी थी। तो इन कमियों का मतलब यह रहा कि ये ऐसी क्यों होती है, क्योंकि हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादक के जो कारक होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम देखते हैं उत्पादक के जो कारक होते हैं, उत्पादक के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारे पास में चार होते हैं। एक होती है हमारे पास भूमि, एक हमारे पास होता है लेबर, एक हमारे पास में होती है पूंजी यानी कैपिटल, और एक हमारे पास में जो होगा वह होगा उद्यमी या उद्योगपति, हम जिसे उद्यमी कह सकते हैं। तो ये जो चार हैं, तो जो भूमि है लैंड के बदले उसके ओनर को मिलता है रेंट मिलता है, मतलब किराया मिलता है, यहाँ मिलेगा किराया। और श्रमिक को मिलेगी मजदूरी, यानी उसको वेजेज मिलेगा। और पूंजी के बदले आपको ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलेगा ये। और जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, उसको उसका लाभ मिलेगा। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो जो ये व्यवस्था हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस व्यवस्था में क्या है कि जो चार में से तीन जो फैक्टर्स हैं, उसमें जो ये है ये भी लो होता है, और मजदूरी है वो भी कम मिलती है, और इंटरेस्ट ये भी कम मिलता है। और जो उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर है उसको, मालिक को सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा ही होता है, ये मैक्सिमम होता है। तो जो ये व्यवस्था थी, तो इसमें जो क्या हुआ कि इस व्यवस्था का कारण क्या था कि भाई इस व्यवस्था में असमानता क्यों बढ़ रही है। इस व्यवस्था में असमानता बढ़ने का कारण है कि जो उत्पादक के कारक अर्थात फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनमें सारे का सारा जो लाभ है वह मालिक के पास जा रहा था, उद्यमी के पास जा रहा था, और इनको मिल रहा था कम। तो जो ये व्यवस्था थी हमारी, इस व्यवस्था का नुकसान जो हमें असमानता मिला, तो इस व्यवस्था के मतलब विरोध में या इसकी जो व्यवस्था में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए हमें आगे जाके एक व्यवस्था मिलती है जिसे हम समाजवादी व्यवस्था हम कहते हैं।
और जो ये समाजवादी व्यवस्था थी, ये मतलब इनके विरोध में या इनसे होने वाले असमानता बढ़ती हुई जा रही थी। इस असमानता, बढ़ती हुई असमानता के लिए इस जो समाजवादी व्यवस्था है वह जन्म लेती है। उसमें क्या होता है कि इस असमानता के चलते जो एक जर्मन दार्शनिक, हम कार्ल मार्क्स के नाम से जानते हैं, तो हमारे पास दूसरी व्यवस्था आएगी समाजवादी। जो पहले वाली थी वो दूसरी हमारे पास में आएगी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी इसे हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये हमारा राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर दूसरा कारण ये हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसा कि मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, उत्पादन के कारक, उत्पादक के जो उत्पादन के कारक थे, उनका सारा का सारा लाभ उद्यमी के पास जा रहा था। तो इसके विरोध में जो जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने अपनी एक उनकी जैसे जर्मन दार्शनिक विचारक कार्ल मार्क्स, जो एक समाजवादी, एक विचारक, अर्थशास्त्र का ज्ञान सब समुचित रूप से रखने वाले जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स थे। उनकी एक रचना थी जिसे दास कैपिटल कहा जाता, नाम था उसका दास कैपिटल, जिसे दास कैपिटल थी, इसे द कैपिटल भी जर्मन में दास को द कैपिटल के हिसाब से तो द कैपिटल भी इसे हम कहते हैं। तो इनकी ये रचना थी। उसमें इस रचना में उन्होंने बताया कि भाई कैसे पूंजीपति जो अमीर वर्ग है वह किस प्रकार पूंजीपति के लिए पूंजी अर्थात कैपिटल किस प्रकार से उसके लिए काम करती है और उसके आधार पर वह कैसे अमीर होता जाता है। और दूसरा है गरीब वर्ग है, जो गरीब वर्ग है वह किस प्रकार सेवा करता है और सेवा करके सर्वाइव करता है और अंत में मर जाता है। इस प्रकार इससे वह आगे नहीं बढ़ पाता, सेवा करता है और न उसके पास संसाधन मतलब आर्थिक स्थिति उसकी ठीक हो पाती है। तो उन्होंने ये कहा कि उनका ये मानना था कार्ल मार्क्स का कि भाई सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। जब सब कुछ बराबर होना चाहिए, क्योंकि सब में क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। जब सब कुछ बराबर है, ईश्वर ने जब सबको बराबर बनाया है तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये जो उनकी विचारधारा थी कार्ल मार्क्स की, ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। उनका ये मानना था कि जो ये समाज है वह वर्ग भेद नहीं इसमें होना चाहिए। और ये कब होगा? ये जब होगा कि जब सब में समान अधिकार, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। तो इस विचारधारा जो ये जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स थे, इनकी विचारधारा से प्रभावित थे व्लादिमीर लेनिन। यह रूस के नेता थे। जब 1917 में जब रूस में क्रांति होती है तो जब वहाँ 1922 में मतलब ये व्लादिमीर लेनिन एक लीडर के रूप में उभर कर आते हैं। व्लादिमीर लेनिन एक लीडर के रूप में उभर कर आते हैं और एक उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। इसमें 15 देशों का संगठन बना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये मतलब ये सोवियत संघ का मतलब रूस जिसे हम कहते हैं यूएसएसआर, जो ये बनी। तो जब ये लीडर के रूप में बनकर जब ये आए तो वो अपने कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित थे। तो उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार हमने कहा था कि जो पहली जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उस व्यवस्था में सरकार की भूमिका को स्वीकार नहीं किया गया था
उसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये मानना था कि सरकार को आर्थिक विषयों में दखल नहीं करना चाहिए। सरकार की भूमिका सिर्फ देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, सामाजिक सुरक्षा करना ही है। इसके अतिरिक्त आर्थिक के मामलों में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अपने ये जो हैं व्लादिमीर लेनिन, इनका मानना था कि सरकार को जो सीमाओं की सुरक्षा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले और जो सोशल इश्यूज हैं, इनके साथ साथ में इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था में सरकार को भूमिका निभानी चाहिए। सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें काम करना चाहिए। सरकार का हस्तक्षेप उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वह प्रॉफिट के लिए कभी काम नहीं करती, गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये लेनिन कह रहे हैं सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। हस्तक्षेप करना चाहिए, ये आपको लेनिन कह रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। क्यों? कि सरकार को कभी इकोनॉमी को कभी भी कस्टमर के आधार पे अर्थात भरोसे नहीं रहने देना चाहिए। क्यों? कि कस्टमर के अनुसार काम नहीं होना चाहिए। कारण इसका उन्होंने बताया कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसमें डिमांड करने वाला था वह भी पैसे वाला था, और सप्लाई वाला वह भी पैसे वाला। तो ये भी पैसे वाला, पूंजी वाला, और ये भी पैसे वाला। तो इस प्रकार उन्होंने ये कहा कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। समाजवादी व्यवस्था का जो विचारधारा है उनका ये मानना था कि सामाजिक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। इस व्यवस्था का ये मानना था कि समाजवादी व्यवस्था का ये मानना था कि समाज के कल्याण के लिए जो कार्य हैं वो सरकार को उसमें आगे आना चाहिए। समाज के लिए वेलफेयर के जो कार्य हैं वह होने चाहिए, वो सरकार को अर्थव्यवस्था में अपना भूमिका निभानी चाहिए। अब हम जिस प्रकार से ये इसकी समाजवादी व्यवस्था थी, जिस प्रकार से हमने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण थे, वैसे ही अब हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य जो विशेषताएं हैं वह क्या होती हैं। क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि जो समाजवादी जो व्यवस्था थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो क्या कह रही थी। हम जब ये समझ गए तो अब हम ये समझें कि जो समाजवादी विचारधारा है इसके विशेषताएं क्या हैं। इसकी विशेषताओं पे हम ध्यान देते हैं। जैसे हमने पहले उसकी विशेषताएं पूंजीवादी की देखी थी, उसी प्रकार से अब हम इसकी विशेषताओं पे ध्यान देते हैं कि इसमें क्या होता है कि उसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व था, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको मिलेगा सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व। सार्वजनिक क्षेत्र, इसे हम पब्लिक सेक्टर यानी सरकार का, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व रहेगा। वहां जो काम हो रहा था वह निजी लाभ के लिए हो रहा था, है ना। यहाँ जो कार्य होगा वह उसका उद्देश्य क्या होगा, वहां था निजी लाभ, और यहाँ जो होगा सामाजिक, अधिकतम सामाजिक कल्याण। यहाँ अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य इसमें निहित होता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण, ये इस विचारधारा का दर्शन है। फिर आता है कि जब सरकार का इसमें भूमिका होती है तो फिर इसके अंदर आती है आर्थिक नियोजन। क्योंकि लेनिन का भी यही मानना था कि प्लानिंग के थ्रू काम होना चाहिए, आर्थिक नियोजन पर इनका फोकस रहता है। क्योंकि जो हमने जो आगे हम पढ़ेंगे कि जो आयोजन, जो हम प्लानिंग की व्यवस्था थी, भारत ने भी रूस से प्रारंभ की थी, वहीं से हमने इसको एडॉप्ट किया था। तो इस सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व तो सरकार की भूमिका होने के कारण आर्थिक नियोजन पर यहाँ पे फोकस आपको देखने को मिलेगा। अब जो बात आती है कि वहाँ कीमत निर्धारण हो रहा था कि एक मैकेनिज्म थी, प्राइस मैकेनिज्म थी, लेकिन यहाँ जो कीमत का निर्धारण होगा वहाँ कीमत का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाएगा। यहाँ निर्धारण जो कीमत का है सरकार के द्वारा किया जाएगा, सरकार द्वारा कीमत निर्धारण, यह इसकी
सरकार द्वारा कीमत निर्धारण, यह इसकी व्यवस्था की विशेषता है। वहां था मार्केट, डिमांड और सप्लाई निर्भर कर रहे थे, यहाँ निर्धारण कौन करेगा? सरकार करेगी। तो इन सब कारणों से क्या है कि जो हम वहां पा रहे थे इनइक्वालिटी, तो यहाँ हमारे को क्या गुण देखने को मिलता है? समानता। अब इसके साथ में ही जो है, जो ये सरकार द्वारा कीमत निर्धारण, और उस व्यवस्था में हम देख रहे थे कि वहां प्रतियोगिता की स्थिति थी, लेकिन यहाँ प्रतियोगिता नहीं पाई जाती, कंपटीशन की भावना यहाँ नहीं रहती, क्योंकि सारा निर्धारण सरकार कर रही है, तो प्रतियोगिता, कंपटीशन नहीं। यहाँ वहाँ कंपटीशन था, यहाँ कंपटीशन नहीं है। जब कंपटीशन नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि मोटिवेशन नहीं होता, और तकनीक, और जो हमारा तकनीक आपको प्रौद्योगिकी है वह भी आपको लो मिलेगी, तकनीक और प्रौद्योगिकी है वो भी आपको कम मिलेगी, और जो रिसर्च और डेवलपमेंट वो होंगे, तकनीक प्रौद्योगिकी होगी वह कम होगी, और जो नवाचार, इनोवेशंस हैं वह भी आपको परिणामतः कम देखने को मिलेंगे, नवाचार भी यहाँ पे कम होंगे। तो ये इसके हम कह सकते हैं कमियां हैं। लेकिन इसके कारण जो क्या हुआ कि जो ये जो निजी क्षेत्र यहाँ नहीं रहा और जो लाभ की स्थिति यहाँ नहीं रही, तो इसमें हम क्या पाते हैं कि समानता, यहाँ पे हमें इक्वलिटी देखने को मिलती है। यहाँ क्या हो जाती है, वहाँ जो हम इनइक्वलिटी देख रहे थे वह यहाँ पे समानता, समानता का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मतलब वर्ग संघर्ष जो था वह समाप्त हो गया, वर्ग भेद था वो बिल्कुल समाप्त यहाँ हमें को देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो पहले वाली जो हमारी व्यवस्था थी उसमें क्या है कि वस्तुओं का और जो सेवाएं थी वो उनकी क्वालिटी, क्योंकि वहाँ पे कीमत का निर्धारण मार्केट के द्वारा किया जा रहा था, तो उसका कारण ये होता था कि वहाँ पे विविधता और हमारे को जो प्रोडक्ट हैं उनकी विविधता थी, साथ साथ में उनकी गुणवत्ता भी मिलती थी, क्योंकि कंपटीशन की भावना थी। लेकिन जो यहाँ है, यहाँ प्रतियोगिता नहीं है, तो यहाँ पे हमारे को प्रतियोगिता नहीं होने के कारण से वह क्वालिटी हमारे को नहीं मिलती जो उसमें हमारे को मिलती थी। वहाँ पे राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं था, यहाँ सरकार का, राज्य सरकार का हस्तक्षेप इसमें हमें को देखने को मिलता है। वहाँ पे गुड्स और सर्विस का उत्पादन का जो वितरण का कार्य, जो कार्य निजी हाथों में होता था, यहाँ पे सरकार के अर्थात सामूहिक रूप से इसका होता है। ये वो व्यवस्था थी निजी क्षेत्र की, और इसमें जो भावना आर्थिक नियोजन की है, इसका मतलब यहाँ पर केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था इसमें हमारे को देखने को मिलती है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण थे। फिर समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है इसको भी मतलब दो रूपों में इसका भी आगे मतलब दो रूप इसको देखने को मिलते हैं। एक होता है समाजवादी और एक समाजवादी और साम्यवादी, जिसे हम बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि समाजवादी, सोशलिस्ट और ये कम्युनिज्म। तो इसमें समाजवादी में क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब वस्तुओं और सेवाओं का समान वितरण, आपको समान वितरण था। जबकि हमारी जो साम्यवादी विचारधारा थी इसका सिद्धांत क्या था कि क्षमता के अनुसार आपको इसमें क्षमता अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रतिफल, ये साम्यवादी व्यवस्था थी। तो ये मतलब ये तो हमें 1990 तक जो व्यवस्था थी हमारी यूएसएसआर की, हमें पेवल रूप से हमें देखने को मिलती ही है। और जो साम्यवादी विचारधारा है ये भी हमें चीन में मतलब हम कह सकते हैं कि 1985 तक ये व्यवस्था चीन में थी। तो यह जो विचारधारा हमें पहली समझी सरकार की भूमिका के आधार पर समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो इस व्यवस्था की ये इसके हमने गुण थे। तो
इसमें क्या था कि प्रतियोगिता की भावना नहीं होने से मतलब इसमें मोटिवेशन नहीं रहता और सरकार का इसमें नियंत्रण रहता है। और कारण जब इसमें विशेषता इसकी, इन विशेषताओं का परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पे इक्वलिटी आ गई, यहाँ समानता आ गई, यहाँ पे वर्ग संघर्ष समाप्त हो गया। तो ये व्यवस्था राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर हुई। अब जो एक तीसरी व्यवस्था जो हमारी होती है, जिसे हम जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसका उदाहरण भारत है। इस प्रकार की व्यवस्था में, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी इसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण हमारे को देखने को मिलते हैं। अब हमारी जो व्यवस्था है वह आ रही है। तीसरे प्रकार की जो व्यवस्था हमारी है वह होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे हमारे को दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दोनों व्यवस्थाओं का सह अस्तित्व होता है। यहाँ पे आपको दोनों अवस्थाएं हैं, दोनों विचारधाराओं का, दोनों अर्थव्यवस्थाओं के आपको सह अस्तित्व यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे दोनों व्यवस्थाओं का हमारे को, क्योंकि सरकार का नियंत्रण भी रहेगा और निजी क्षेत्र का लाभ, दोनों के लिए इसमें काम होंगे। दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व इसमें, तो इसका परिणाम क्या होगा कि इसमें हम लचीलापन देखते हैं, क्योंकि इसमें न तो मतलब नियंत्रण निजी क्षेत्र का भी रहेगा लाभ के लिए, और तो इसके दोनों के जो निर्णय हैं, निर्णय जो भी इसके होते हैं वो क्या होते हैं, एक आपको सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण भी रहेगा और निजी लाभ भी रहेगा। सामाजिक कल्याण और निजी लाभ दोनों के लिए इसमें काम आपको होता हुआ मिलेगा। जैसे कि कुछ क्षेत्र हैं आधारभूत सेक्टर्स जो हैं उसमें गवर्नमेंट की भूमिका रहेगी और कुछ निजी लाभ के लिए रहेगा। तो अब ये जो व्यवस्था है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये भारत में इसका उदाहरण जो हमें देखने को मिलता है। जैसे पहले वाली व्यवस्थाएं हमने पढ़ी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन और जो जापान जैसे जर्मन विकसित जो जैसे देश हैं उनकी व्यवस्था जो थी वह पूंजीवादी व्यवस्था थी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण हमने रूस को देखा ही था, और ये यूएसएसआर को हमने देखा था। और जो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसका उदाहरण भारत, इंडोनेशिया जैसे देश हैं। इसमें दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं, अर्थात इसमें हमारे को मांग और पूर्ति के आधार पे भी मतलब इसका होगा, और दोनों के आधार पे होगा। मार्केट भी तय करता है कुछ क्षेत्रों का, और कुछ में सरकार का नियमन अर्थात रेगुलेशन भी इसमें होता है। अब इस व्यवस्था को भारत ने अपनाया तो इसके पीछे भी मतलब क्या कारण रहे होंगे, तो यह इसका हम देखते हैं कि भारत ने इस व्यवस्था को क्यों अपनाया। हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि यह भारत ने इस व्यवस्था को, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे भारत ने क्यों अपनाया। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई, तो इसे हम देखते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे पास में पूंजी संसाधनों का अभाव था, और हम ये चाहते थे कि हमें निजी क्षेत्र जो है उसके पास में जो उपलब्ध पूंजी है, उसके पास जो उपलब्ध प्रौद्योगिकी है, उसके पास जो मैनेजमेंट की जो क्षमता है, प्रबंधन क्षमता है, उसका भी लाभ हमारे को मिले। और साथ साथ में जो पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र है उसके ऊपर भार कम हो। इससे क्या होगा कि निजी क्षेत्र के हाथों में कुछ काम देने से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण के कार्यों पे, सामाजिक विकास की योजनाओं पे अधिक ध्यान दे पाएगी, और साथ साथ में
गुणवत्ता युक्त हमें वस्तुएं और सेवाएं हमारे को प्राप्त हो सकेगी। और जो हमारे समक्ष जो गरीबी की समस्या थी, वह गरीबी, बेरोजगारी, तो सरकार के इन दोनों की जो मिला जुला रूप था उससे उसका समाधान हो सकता था। और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक परिदृश्य पे मतलब स्थापित करना भी, क्योंकि प्रारंभ में हमारे पास संसाधन सीमित थे और हमारे संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाया था, तो हमारे को हमारे सामाजिक कल्याण पे भी कार्य करना था। साथ साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर भी पहचान दिलाना, उस कंपटीशन की भावना में भी आना, इसलिए हमने इसका सह अस्तित्व वाली जो विचारधारा है, मिक्स अर्थव्यवस्था है, उसको हमने अडोप्ट किया। तो इससे मतलब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छा मॉडल मान सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो व्यवस्था थी, भारत में, जैसे मैं आपको इनको लिख दे बता देता हूँ कि भारत ने क्यों अपनाई। तो भारत ने अपनाने का पहले कारण क्या था कि हमारे पास स्वतंत्रता के कारण हमारे पास जो पूंजी का अभाव था प्रारंभ में हमारे पास, हम जब स्वतंत्र हुए। दूसरा कारण हमारा ये रहा था कि हमें पूंजी के साथ संसाधनों का अभाव था, इसके साथ साथ में हमें निजी क्षेत्र हमारा था, उसकी क्षमताओं का कह सकते हैं, उसकी अपन पूंजी है, तकनीक है, उसकी प्रबंधन क्षमता है, उसका भी हमें लाभ लेना था। साथ ही हमारे को यह भी करना था कि जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर है, इस पब्लिक सेक्टर पे भार कम हो। और जब पब्लिक सेक्टर पे भार कम होगा तो सरकार क्या कर पाएगी, सरकार जो अन्य सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं उन पे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो हमारे उस समय में डिमांड थी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण डिमांड थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और संरचनात्मक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हो सके। और जो हमारी सोशल वेलफेयर की जो योजनाएं थी उन पे सरकार अधिक ध्यान दे सके, सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स थी उन पे भी सरकार साथ साथ में ध्यान दे सके। और साथ में ही जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, मतलब वस्तुओं और सेवाओं की हमारे को गुणवत्ता भी मिल सके, क्योंकि इसके बिना ये संभव नहीं था, क्योंकि सह अस्तित्व में ये नियंत्रण भी रह सकता है और निजी क्षेत्र का लाभ भी हमें मिल सकता था। और साथ साथ में हमारे को हमारी आर्थिक ग्रोथ भी करनी थी, आर्थिक विकास को भी तेज करना था हमें, आर्थिक विकास को हमें तीव्र गति से करना था। साथ में ही गरीबी, बेरोजगारी हमें कम करनी थी, गरीबी, बेरोजगारी को कम करना। और इसके साथ ही हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, इस अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर मतलब स्थापित करना, उसको पहचान दिलाना, वैश्विक स्तर पर इंडियन इकोनॉमी को स्थापित करना है, ये हमारे इसके कारण थे। तो ये जो व्यवस्था हमने अपनाई मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे जो लक्षण है वह 50-50% ही रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि 50% समाजवादी, 50% पूंजीवादी के नहीं। यह जब हमने प्रारंभ में, जब इसको भी हम दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं, हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो हमारा है, इसमें हम दो काल यहाँ पे हम देखते हैं। इसमें एक तो हमारा 1950 से लेके 1991 तक का था, फर्स्ट फेज जिसे हम कहते हैं। और सेकंड जो फेज था हमारा 1991 से आगे का। इस पहली व्यवस्था में हमारा जो अधिक झुकाव था वह समाजवाद की तरफ, हमारा समाजवादी व्यवस्था की तरफ हमारा अधिक झुकाव था। उस समय हम समाजवाद की तरफ अधिक थे। उस समय हमारी अर्थव्यवस्था में समाजवादी के लक्षण अधिक थे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण कम थे। और 1991 के बाद में, अर्थात वैश्विक उदारीकरण के बाद में हमारे जो यहाँ पे हैं, यहाँ हम पूंजीवाद की तरफ, पूंजीवादी के लक्षण हमारे में ज़्यादा और समाजवाद के हमारे में लक्षण कम होते गए। तो यह हमारे मतलब इस अर्थव्यवस्था का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप है।
ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो हम भारत में देखें तो इस व्यवस्था को हम एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारी जो इस व्यवस्था में सरकार का नियंत्रण भी होता है और निजी क्षेत्र भी स्वतंत्र होता है। इसमें दोनों लक्षण हमारे को देखने को मिलते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण से हम समझें कि जिस प्रकार से हमारे बाजार में, हमारे देश में एक होता है MRP, यानी हम देखते हैं कि मैक्सिमम, आपको देखने को मिलेगा कि MRP जो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो उदाहरण के लिए जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है, उदाहरण के लिए हम वाटर की, पानी की बोतल लेते हैं, जैसे बिस्लरी की बोतल है, उस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा रुपये, मैक्सिमम MRP 20 रुपये लिखा हुआ मिलेगा। अब यहाँ MRP 20 रुपये का मतलब ये हुआ कि हम इस बोतल को यहाँ पे 20 रुपये से अधिक में नहीं बेच सकते। लेकिन अधिक नहीं बेच सकते तो इसका मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई, और जब अगर इसको हम डिमांड और सप्लाई के बेस पे जब अगर इसको चाहें तो 15 से रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में 16, 17, 18 हम कुछ भी इसका रुपये देख सकते हैं। क्योंकि यदि मान लो कि हो सकता है कि इस बोतल की डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो, तो यह मतलब हो जाएगा। तो यह किसके द्वारा निर्धारित हुआ? ये बाजार के द्वारा निर्धारित हुआ। यह निर्धारण बाजार ने किया, और सरकार का यहाँ रेगुलेशन क्या रहा कि 20 से अधिक नहीं। तो यह हमारे पास सरकार का हस्तक्षेप हो गया। तो ये जो है ये मिक्स्ड का हमारे पास इस प्रकार हमारा रेगुलेशन भी है और निजी क्षेत्र भी है। तो ये हमारे को इसका उदाहरण है। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमारा होता है MSP, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो किसानों के लिए फसलों का जारी किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी फसल का मूल्य है, सरकार ने निर्धारित कर दिया 1500 रुपये। इसका मतलब है कि 1500 रुपये मिलने की गारंटी सरकार ने दी है। तो यहाँ पे किसान क्या है, किसान से 1500 रुपये में सरकार लेगी। अगर कोई किसान को 1800 देता है, 1600 देता है, तो वह किसान इसको भी देने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पे किसान स्वतंत्र है। तो ये मतलब सरकार की रेगुलेशन और गारंटी, यहाँ पे गवर्नमेंट की भूमिका आ गई, और यहाँ पे ये डिमांड और सप्लाई के बेस पे यहाँ पे ये निजी का, तो ये गवर्नमेंट का और ये निजी का। तो इस प्रकार जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें हमें दोनों प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जो राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण हमने समझा, इसमें किस प्रकार से कंपटीशन पूंजीवादी व्यवस्था में देखने को मिलता है, उसमें स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, सरकार की भूमिका उसमें नहीं होती। और जो समाजवादी व्यवस्था है उसमें सरकार की भूमिका होती है, कीमत निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। और जो समाज सह अस्तित्व वाली जो हमारी निश्चित अर्थव्यवस्था है, उसमें दोनों का उदाहरण हमारे को देखने को मिलता है। इस प्रकार ये राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम समझ गए होंगे। अब हम करते हैं अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का अगला मानदंड किस आधार पर हम करते हैं। अब हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है, उसका दूसरा आधार मैंने जैसे आपको प्रारंभिक रूप में परिचय में बताया था। अब हम लेंगे जो दूसरा हमारा होगा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विकास की विभिन्न अवस्थाओं, या जैसा मैंने आपको बताया था कि इससे आय के आधार पर भी कहते हैं हम इसको वर्गीकरण। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थात ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो
इसमें क्या है कि यह जो इसको निर्धारण जो किया जाता है वह एक विश्व बैंक के द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई माह की 1 तारीख को विश्व बैंक के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसका जो आधार होता है वह क्या होता है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इसके आधार पर यानी पर कैपिटा इनकम के आधार पे इसका निर्धारण होता है। और जो ये विश्व बैंक के द्वारा जो ये जारी की जाती है इसे हम एटलस विधि के नाम से भी जानते हैं। ये जो विधि है वो एटलस विधि कहलाती है। तो इसमें जो अर्थव्यवस्था का विभाजन जो है किया गया है विश्व बैंक के द्वारा, इसे मुख्य रूप से 3 भागों में रूप से विभाजित किया गया है। इसमें एक आपका हो जाएगा उच्च वर्ग, उच्च आय के आधार पर होने के कारण उच्च आय वर्ग। एक हमारे पास में हो जाएगा मध्यम आय वर्ग, एक हमारे पास में हो जाएगा निम्न आय वर्ग। उच्च आय वर्ग है। अब जो ये मध्यम आय वर्ग है इसको 2 भागों में मतलब विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। इसको उच्च मध्यम वर्ग और एक निम्न मध्यम आय वर्ग, इसमें भी 2 विभाजन किया गया है। वैसे इसे एक ही मानते हैं लेकिन एक विभाजन इसका और विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। तो ये अब इनको अपन देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो आधार है आय है और वह विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है और पर कैपिटा इनकम जो होती है उसके आधार पर। तो विश्व बैंक के अनुसार किन देशों को हम निम्न आय वर्ग वाले देश कहेंगे, अर्थात वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय डॉलर में 1046 रुपये से कम है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो 1046 डॉलर से कम है। और इसके बाद जो निम्न मध्यम आय वर्ग है उसमें हम लेते हैं 1046 डॉलर से लेके, इसका जो विभाजन होगा 1046 डॉलर से लेकर 4095 डॉलर में ही है क्योंकि ये डॉलर में है 4095। और जो उच्च मध्यम आय वर्ग वाला है उसका हम विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया गया 4096 डॉलर से लेके 12695 डॉलर। तो निम्न मध्यम आय वर्ग 1046 से 4095 और 4096 से 12695 के मध्य जो आय वर्ग होगी। और उच्च आय वर्ग के लिए जो निर्धारित की गई है वह है 12695 डॉलर या इससे अधिक। तो यह आय के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन हुआ। अब जो ये उच्च आय वर्ग है इसको मतलब जैसा मैंने आपको बताया, हमने टाइटल शीर्षक भी जो लिखा है उसमें यही लिखा है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं। तो उच्च आय वर्ग है तो विकास की इस अवस्था को नाम दिया जाता है विकसित। इसे हम विकसित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था। और जो ये उच्च और निम्न
हुआ ये मध्यम आय वर्गीय। तो इससे जो हम कहेंगे मध्यम आय वर्ग वाले को दोनों को मिला करके इससे हम कहेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था। डेवलपिंग इकोनॉमी और ये डेवलप्ड इकोनॉमी। और निम्न आय वर्ग में है उसे हम कहेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इसमें जो देश आते हैं उन्हें कहेंगे अल्प विकसित, यानी अंडर डेवलप्ड, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। जैसा कि जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जिनकी आय $12,695 या इससे अधिक है, वहाँ पे विकास का उच्च स्तर पाया जाता है। वहाँ ग्रोथ एंड जो मतलब डेवलपमेंट की दर है वह उच्च होती है और उन्होंने विकास का एक स्तर है वो प्राप्त कर लिया होता है। और उच्च मध्यम आय वर्ग वाले हैं वहाँ पे मतलब क्या है, इन्हें विकासशील कहते हैं कि वह अभी विकास या आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयासशील हैं। और जो निम्न आय वर्ग वाले जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं, देश हैं, अर्थव्यवस्था है, वहाँ का जो जीवन स्तर है बहुत निम्न स्तर है। वहाँ अभी साधारण सुविधाएं प्राप्त करना भी बहुत दूर की बात है। इस प्रकार इसमें जो उच्च आय वर्ग वाले में वही विकसित देश अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मन वाले देश आ जाते हैं। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे भारत है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है। ये इस प्रकार के जो हमारे पास उदाहरण हैं वो इसमें विकासशील अर्थव्यवस्था के हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जो अफ्रीकन कंट्रीज के हैं, जो 4 देश, सोमालिया वगैरह है, बुरुंडी है, वो इसके अंदर आके आ जाते हैं। तो ये हमारा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे और आय के आधार पर हमारा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हो गया। अब हम जो तीसरा जो है हमारा, वह मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर भी करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले की क्लास में हमने यह समझा था कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र मुख्य रूप से होते हैं, अर्थात सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब एक जो विभाजन का, जो अर्थव्यवस्था के विभाजन का आधार जो हमारे पास तीसरा है वह यह है कि विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स। इसमें जो हमारा एक जो पहला हमने एक हो सकती है हमारी कृषक अर्थव्यवस्था। कृषक अर्थव्यवस्था और दूसरी हमारी हो सकती है औद्योगिक अर्थव्यवस्था। और तीसरी हमारी होगी सेवा अर्थव्यवस्था। जो विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर इसका वर्णन होता है, क्योंकि हमने जाना था कि अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर्स मुख्य रूप से होते हैं। तो कृषक अर्थव्यवस्था होती है, उससे हम कृषक अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। इसे हम कहेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी, इसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और इसे सर्विस इकोनॉमी हम कहते हैं। तो अब इसका आधार क्या होता है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में या किसी देश में यदि वहाँ की जो जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद होता है, जीडीपी में यदि 50% से 50% या अधिक योगदान जीडीपी में यदि कृषक
मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र से आता है, जैसा कि हमने सेक्टर को नाम दिया था कृषि और संबद्ध क्षेत्र। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में 50% या अधिक कृषि और संबद्ध क्षेत्र से आता हो, और साथ में ही क्या होना चाहिए कि वहां की जो जनसंख्या है उसमें 50% से अधिक या अधिक जनसंख्या की जो गतिविधियों का आधार है, आर्थिक गतिविधियां, अधिक जनसंख्या वो इस सेक्टर पे आश्रित होनी चाहिए, उसमें लगी हुई होनी चाहिए। अधिक जनसंख्या है वो इस कृषि और संबद्ध क्षेत्र से अपनी जीविकोपार्जन करती हो, तो उसे हम कौन सी कहेंगे, कृषक अर्थव्यवस्था। और जो दूसरी अर्थव्यवस्था हमारे पास में है औद्योगिक क्षेत्र, उसमें क्या होगा, जैसा कि जीडीपी है, तो जीडीपी में यहाँ पे 50% या अधिक इंडस्ट्रियल सेक्टर से, अर्थात औद्योगिक क्षेत्र से, अधिक औद्योगिक क्षेत्र से। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे कि अपन ने समझा था कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसी क्रियाएं उसमें होती है। औद्योगिक क्षेत्र से आती हो जीडीपी का 50% या अधिक भाग, और इतना इससे अधिक, इतना ही मतलब 50% या अधिक जनसंख्या का जीविकोपार्जन का आधार मतलब इस सेक्टर में हो, इसमें लगी हो, इस क्षेत्र में लगी हो, इसमें संलग्न हो, ऐसा हम कह सकते हैं। और जो सर्विस सेक्टर है वह ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे 50% या अधिक जीडीपी का जो अधिक हिस्सा है, 50% या उससे अधिक, वो सर्विस सेक्टर से, सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता हो, और 50% या अधिक जनसंख्या का इन्वॉल्वमेंट इस सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में हो, आजीविका के लिए इस पे निर्भर हो, या मतलब इससे अपनी आजीविका कमाते हो, तो ये होगा हमारा सेवा क्षेत्र। इसे हम एग्रेरियन इकोनॉमी, इसे हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और इसे हम सर्विस इकोनॉमी भी कहते हैं। तो ये हमारा एक अर्थव्यवस्थाओं का विभाजन, अर्थव्यवस्था के विभाजन का कारण था, आधार था। अब अगला जो हम आधार लेते हैं वह होता है नियोजन के आधार पर। नियोजन के आधार पे मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। यहाँ ये होगा कि जो देश है या जो कोई इकोनॉमी है वहाँ पे नियोजन का कितना महत्व है, ये हमारा चौथा हो जाएगा, नियोजन के आधार पर। नियोजन के आधार पर, ऑन दी बेसिस ऑफ प्लानिंग, मतलब ऑन दी बेसिस ऑफ प्लानिंग, ये हमारा इसमें नियोजन के आधार पे आ जाएगा। तो नियोजन के आधार पे जो अर्थव्यवस्थाओं का विभाजन है वो हम कर रहे हैं। तो इसे मुख्य रूप से दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं यहाँ आ जाएगी। तो पहली होगी, उसे हम कहते हैं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी, इसे हम क्या कहेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी। और दूसरा हमारे पास में आता है वह आती है गैर योजनाबद्ध, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी अनप्लान्ड, इसे हम कहेंगे अनप्लान्ड इकोनॉमी। अब योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी कि ऐसे देश या ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे आर्थिक समृद्धि और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाकर कार्य किया जाता हो, व्यापक रणनीति जहाँ बनती हो, जहाँ पे आयोजन की स्वीकार किया गया हो, तो वहाँ पे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें
आर्थिक समृद्धि मतलब ये आर्थिक समृद्धि, ये आर्थिक विकास है। तो मतलब आर्थिक समृद्धि और विकास के जो लक्ष्य हैं, आर्थिक समृद्धि, जो आर्थिक समृद्धि और जो ये विकास है, ये जो टर्म्स हैं हम आगे की क्लास में जब हम इसे समझेंगे तब आपके और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। आर्थिक समृद्धि और विकास के लक्ष्य जो इसको प्राप्त करने के लिए यहाँ योजना बनाकर काम किया जाता है, योजनाओं को स्वीकार किया जाता है। योजना प्लानिंग की जो होती है उसको स्वीकार किया जाता है। पहले योजना बनाई, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इसमें पहले लक्ष्य निर्धारित करो और फिर उनको प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्लान इकोनॉमी। लक्ष्य निर्धारित और फिर योजना बना करके उनको प्राप्त करने का कार्य इसमें होता है, योजना बनाकर उन्हें प्राप्त किया जाता है। अब जैसे भारत है, तो भारत एक प्लान इकोनॉमी का उदाहरण है, क्योंकि हमने जब से 1950 में हमारे पास में योजना आयोग बना और 1951 से हमने योजनाएं बनानी स्वीकार की, जो हमारी 1917 तक, 1915 में नीति आयोग बनने के बाद में 1917 तक, मतलब ये जो 66 साल का जो एक हमारे पास जो एक काल है, समय है, इस समय के दौरान हमने 12 विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई, 12 पंचवर्षीय हमने योजनाएं बनाई और 6 इसमें एक वर्षीय योजनाएं भी रही। तो मतलब ये क्या है कि भारत ने योजनाएं बना के काम किया। और उसके बाद में जो 1915 के बाद में हमारे पास जो नीति आयोग बन जाने के बाद में भी हमने आयोजन की स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो हमारी योजनाएं थी वे पंचवर्षीय योजनाएं थी और इनको बना के हमने लक्ष्य बना के हमने प्राप्त किया। और जब ये 1915 में जब नीति आयोग बन गया, तो नीति आयोग बनने के बाद में भी हमने जो 15 वर्षीय जो एक विजन, 15 वर्षीय विजन और 7 वर्षीय और एक हमने जो रखा 3 वर्ष का जो एक्शन एजेंडा था, ये रणनीति और 3 वर्षीय जो एक्शन एजेंडा है, एक्शन, इन 3 को अभी भी हम जो मतलब 15 वर्षीय हमारे जो विजन, 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, इसे हम विजन मतलब कहते हैं, 15 वर्षीय विजन और 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन के रूप में हम बना के अभी भी हमने योजनाओं को स्वीकार किया है। और इसके विपरीत जब हम देखते हैं गैर योजना, अनप्लान्ड वाला, जहाँ पे ये इसके विपरीत जो गुण पाए जाते हैं, वहाँ पे मतलब आयोजन की संकल्पना को जो स्वीकार नहीं करते हो, आयोजना यानी प्लानिंग की, आयोजन की जो विचारधारा है, जो आयोजन की जो संकल्पना है, आयोजन की संकल्पना को इसमें स्वीकार नहीं किया जाता, वहाँ स्वीकार नहीं होती। अर्थात कोई लक्ष्य नहीं, कोई उनको टारगेट प्राप्त करने का कोई आर्थिक विकास से संबंधित, वहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे आर्थिक विकास से संबंधित जो रणनीतियों का अभाव देखने को मिलता है। आर्थिक विकास से संबंधित जो रणनीतियों हैं उनका अभाव, क्योंकि प्लानिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसमें आर्थिक विकास रणनीति संबंधित जो रणनीतियाँ हैं उनका अभाव इसमें होता है। तो ये इस प्रकार से प्लान्ड और अनप्लान्ड हमारे जो एक इकोनॉमी का विभाजन का आधार बना था, ये इसमें होता है। अब हम देखते हैं एक जो मैंने आपको बताया कि एक होता है व्यापार के आधार पर या अन्य देशों के साथ अंतर संबंधों के आधार पर, मतलब वह देश अन्य देशों के साथ में किस प्रकार अंतर संबंध, शेष विश्व के साथ हम इसको इस नाम से हम दे सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं कि जो ये हमारा प्रकार है वह होता है शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यापार के आधार पर, इसे हम के आधार पर,
इस बेस पे भी अर्थव्यवस्थाओं का विभाजन किया जाता है, क्योंकि जैसा आपने कहा था कि अर्थव्यवस्था के विभाजन के अलग अलग मानदंड होते हैं। तो शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर जो विभाजन होता है उसे हम दो रूप से बांटते हैं। एक को हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी, और एक जो हमारे पास में होगी बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। इसे हम कहेंगे ओपन, इसे हम कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी, इसे हम कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। तो जो खुली अर्थव्यवस्था होती है वह, इसमें क्या होता है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। यहाँ जो अर्थव्यवस्था है कि वह अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर आपको कोई प्रतिबंध नहीं मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वीकार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं। ओपन इकोनॉमी का क्या गुण है, ये ऐसा होता है। या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि निर्यात और आयात की अनुमति यहाँ होती है। इसे हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो निर्यात और आयात हैं उसे ही हम इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में देखते हैं, निर्यात और आयात की स्वीकृति। इसके साथ में ही ओपन इकोनॉमी का एक और लक्षण होता है जिसे हम कहते हैं कि विदेशी निवेश की अनुमति। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वहाँ अनुमति होती है, विदेशी निवेश की अनुमति। तो यह अर्थव्यवस्था जो होगी, क्योंकि अंतर, जैसा कि हमने कहा शेष विश्व के साथ, शेष विश्व के साथ मतलब स्वयं को छोड़कर जो अन्य देश हैं, अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके साथ में वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है तो उसे हम कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था। और जो निर्यात आयात का अनुमति जहाँ पे है वह हमारी ओपन इकोनॉमी होगी, और विदेशी निवेश की जहाँ अनुमति होगी वह हमारी खुली अर्थव्यवस्था होगी। और जो ये खुली अर्थव्यवस्था है, जो मतलब इस प्रकार की जो ये व्यवस्था होती है, इससे हम कहते हैं कि मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश। इनको हम ये भी कह देते हैं कि मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश हैं ये। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मुक्त अर्थव्यवस्था भी कह देते हैं। अब जब बात की जाती है क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो बंद अर्थव्यवस्था के अंदर हम देखते हैं कि इसके विपरीत गुण पाए जाएंगे। वहां पे क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध। दूसरा, निर्यात आयात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अनुमति नहीं। इसमें आपको बंद अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की आपको अनुमति नहीं है। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, विदेशी निवेश, उसकी भी आपको अलाउ नहीं है, अनुमति। तो यह जो शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों और व्यापार के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था का एक वर्गीकरण हो गया। अब हम देखते हैं कि व्यापार से जुड़ा हुआ ही एक अर्थव्यवस्थाओं के विभाजन का आधार और बनता है, जिसे हम कहते हैं व्यापार शेष के आधार पर, अर्थात ट्रेड बैलेंस के आधार पर। अगला हमारा जो प्रकार है वो आता है व्यापार शेष के आधार पर। अर्थव्यवस्थाओं का विभाजन है, ये हो गया हमारा व्यापार शेष के आधार पर। व्यापार शेष के आधार पर अर्थव्यवस्था का, अर्थात व्यापार शेष का मतलब यहाँ है ट्रेड बैलेंस। इसमें जो हमारे पास जो तीन अवस्थाएं हमारे सामने आती है, एक
व्यवस्था ऐसी हो सकती है कि जब हमारे पास में निर्यात यानी एक्सपोर्ट और आयात दोनों बराबर हों, अर्थात ऐसी व्यवस्था जहाँ पे निर्यात भी बराबर कर रहे हों और आयात भी जहाँ पे बराबर हो रहे हों। तो ये जो ऐसी व्यवस्था जो होती है निर्यात आयात की, इसे हम कह देते हैं, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं व्यापार संतुलित अर्थव्यवस्था। व्यापार संतुलित अर्थव्यवस्था। क्योंकि व्यापार शेष के आधार पर तीन अवस्थाएं हमारे सामने बन सकती है। पहली हो गई निर्यात बराबर आयात हो, दोनों बराबर हो। एक में हो सकता है निर्यात अधिक हो और आयात कम हो, अर्थात निर्यात की तुलना में वह देश आयात कम करता हो। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम कहेंगे व्यापार आधिक्य, क्योंकि निर्यात ज्यादा है तो यहाँ पे ट्रेड व्यापार आधिक्य, व्यापार आधिक्य अर्थव्यवस्था हो गई ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी। और तीसरी अवस्था होगी उसमें निर्यात कम और आयात ज्यादा। जहां निर्यात ज्यादा हो और आयात कम हो तो उसे हम कहते हैं व्यापार घाटा अर्थव्यवस्था। व्यापार घाटा अर्थव्यवस्था यानी ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी। तो यह मतलब हमारे अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार हो गए, किसके आधार पर? ट्रेड बैलेंस के आधार पर। अब जो एक अंतिम जो हमारा प्रकार बचता है वह हम कहते हैं निर्भरता के आधार पर भी अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण होता है। विश्व में जो एक मानदंड है वह निर्भरता का भी आधार बनाया गया है, उसमें होता है ओनली बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब निर्भरता के आधार पर। जो ये अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जो हमारा आधार है वह निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर, यानी कि ओनली बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। मतलब इसका आधार क्या है? डिपेंडेंसी। इसके आधार पर जब हम अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास में एक होती है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, एक होगी आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। एक हमारे पास में हो जाती है आश्रित अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर, आश्रित, और एक हो जाएगा हमारे पास परस्पर। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था यानी म्यूचुअली डिपेंडेंट, म्यूचुअली डिपेंडेंट अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। तो ये हमारे पास तीन प्रकार के हो गए। अब इसमें हम इनको समझते हैं, इनका क्या विशेषताएं होती है। जहाँ पर मतलब अपनी वह अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप गुड्स एंड सर्विस का उत्पादन कर लेती है, अर्थात उसे उसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी और संसाधन होते हैं और उसको मतलब किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह अपनी आवश्यकता के अनुसार गुड्स एंड सर्विस का उत्पादन कर लेती है। इसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। इसका हमारा हो जाएगा सेल्फ डिपेंडेंट, इसे हम कहेंगे सेल्फ डिपेंडेंट। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज जो है वहाँ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वह गुड्स एंड सर्विस का उत्पादन कर लेता है अपनी आवश्यकता के अनुसार,
अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ गुड्स एंड सर्विस का उत्पादन हो जाता है। और दूसरा, ये इनके पास पर्याप्त पूंजी और तकनीक और संसाधन भरपूर जो होते हैं उनको ऐसी नहीं होती। और आश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जो डिपेंडेंट होती है, वह अपनी आवश्यकताओं पे दूसरों पे निर्भर, अन्य देशों पे निर्भर रहे। आश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, क्योंकि उनके पास में पूंजी और संसाधनों का अभाव होता है। पूंजी और संसाधनों की न्यूनता या अभाव और परस्पर निर्भर है। वहां पे कुछ मामलों में वह आत्मनिर्भर होते हैं, कुछ मामलों में आत्मनिर्भर अर्थात, और कुछ की आपूर्ति के लिए वह दूसरों पे निर्भर। कुछ मामलों में आत्मनिर्भर और कुछ की पूर्ति अन्य देशों पे निर्भर रह के पूरी करते हैं। मतलब म्यूचुअली, इसे हम कहते हैं कि म्यूचुअली। डिपेंडेंट इकोनॉमी, ये डिपेंडेंट इकोनॉमी आपकी हो जाएगी। अब जो मूलतः जो पहला अपन ने जो प्रकार पढ़ा था निर्यात आयात का जो आधिक्य था, वह और इन दोनों को हम एक प्रकार ही उनका हुआ, क्योंकि जब आयात निर्यात बराबर होगा, वो तीनों अवस्थाएं इनसे मिलती जुलती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई जो हमारे पास जो पहली अर्थव्यवस्था व्यापार संतुलित अर्थव्यवस्था थी, वो मैंने एक समझाने के लिए आपको बता दिया है, वरना इन दोनों को हम एक भी कर सकते हैं, व्यापार संतुलित अर्थात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर। और यहाँ पे मतलब आश्रित, आश्रित का मतलब आपको मिलेगा, मतलब आश्रित का मतलब इसमें आपको एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा। मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा, तो वो जो आपकी आएगी व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। एक अपन समझने के लिए इसको ऐसा कर रहे हैं। और परस्पर निर्भर का मतलब म्यूचुअल, म्यूचुअली डिपेंडेंट, मतलब परस्पर निर्भर का मतलब आपका हो गया, परस्पर निर्भर का मतलब जहाँ पे निर्यात और आयात मतलब एक दूसरे को मिलकर जो पूर्ति करते हैं, निर्भर रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, परस्पर निर्भर रहते हैं। इसमें कैसा भी हो सकता है, एक देश का मतलब निर्यात आयात ज़्यादा अधिक भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। तो यह जो अर्थव्यवस्थाओं का प्रकार था वो ऑन दी बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी था, कि किस प्रकार वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता है या किसी पे निर्भर है, और या मतलब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। तो ये अर्थव्यवस्था का प्रकार हुआ। इस प्रकार जो मित्रों आज की जो अपनी क्लास थी, हमने इसमें यह देखा कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। यह हमें यह समझने में सहायता देता है कि किस प्रकार की विचारधारा होती है, और अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण होता है। हमारे जो प्रश्न जो बन जाते हैं कई बार प्रारंभिक परीक्षा में, वह पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था, इनके लक्षणों को देखकर भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, हम पहले कैसी अर्थव्यवस्था थे, अब कैसी अर्थव्यवस्था हमारी हो रही है, और व्यापार आधिक्य या आश्रित अर्थव्यवस्था, कोई भी जो प्रकार हमने विभाजित किया, आय के आधार पर विभाजन है, इनके आधार पर भी अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण हमें पूछ लेता है। तो भाई भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, और मतलब भारत में जो अपने जो परस्पर जो निर्भर की जो अपने व्यवस्था अपनाई, सॉरी मिश्रित जो अर्थव्यवस्था अपन ने अपनाई, उसके क्या कारण थे, जो अपन ने आज जो सारा पढ़ा, उस पर कुछ भी कोई प्रश्न जो आता है, मैं समझता हूँ कि आप स्वयं उसको करने में सक्षम होंगे, क्योंकि अपन ने एक थोड़ा इसको बेसिक से लेके हम इसको एडवांस लेवल तक हम इसको ले गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप ये समझ में अच्छा आ गया होगा। अगली क्लास में हम इसके आगे के जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय होगा, उसमें हम मानव विकास,
आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास और मानव विकास, इससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।